Thank you so much. ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 है और हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है प्रोडक्शन एंड ग्रोथ का। ठीक है, आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखना है, इस टॉपिक में ऑब्जर्व करना है कि पहले तो हम लोगों ने देखा कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है कैसे इनकम और हमारे कंट्री का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेजर करती है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर और नेशनल इनकम, ये बेसिकली इनकी वजूहत क्या होती हैं, इनके साथ इंटरकनेक्टेड कौन सा कंसेप्ट होता है, आज हम इस टॉपिक में इस चीज को रिवाइज करेंगे। तो बेटे इट्स अबाउट प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। अब प्रोडक्शन एंड ग्रोथ का टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से कंटेंट्स इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। जी, सबसे पहले इसमें टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले हम ये देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इस टाइम चल क्या रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल में है क्या, और किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाएगा प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये नाम है ना आपके चैप्टर का। तो प्रोडक्टिविटी कैसे लिंक करती है एक ग्रोथ के साथ। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और इससे रिलेटेड पब्लिक पॉलिसीज की तरफ देखा जाएगा। आज के तो वीडियो हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी और उसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है जी, अब हम आगे अपने फॉरवर्ड करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड, सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ का पहले मुआवजा करने से पहले ये देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल में है क्या चीज। ग्रोथ हमें पता है कि किसी भी चीज में इंक्रीमेंट को बोलते हैं आम अल्फाज में। ठीक है, इन और रेगुलर लैंग्वेज अगर किसी भी चीज में इंक्रीमेंट आ जाए, इंक्रीज आ जाए और एक पॉजिटिव चेंज आए, ठीक है, नेगेटिव चेंज नहीं, एक पॉजिटिव चेंज इंक्रीमेंट आए तो उसको ग्रोथ का लफ्ज दे दिया जाता है। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ की बात की जाए तो उसके अंदर किस पर्टिकुलर चीज का इंक्रीज रखा जाता है। इस तरह तो बहुत सारी हमारी चीजें जिनको इंक्रीज मिले तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, हमारी मिलिट्री अच्छी जा रही है, हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस अच्छे जा रहे हैं, हमारे बिजनेसेस अच्छे जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे आगे आ रहे हैं। क्या ये सब इंक्लूड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को काउंट करने के लिए? तो ये बहुत सारी चीजें और बहुत सारा डाटा हो जाता है। तो इस सारे डाटा को फैथॉम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है जीडीपी की। उस जीडीपी को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। हमें पता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो करंट वैल्यू है। ठीक है, वो राइट नाउ जो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में चल रही है, नो मैटर वो क्वालिटी की वजह से है, नो मैटर वो इन्फ्लेशन की वजह से है, हमें नहीं पता उसकी प्राइस हाई है, लेकिन हम लोग दिस इज हार्ड टू डिसाइड कि वो किस वजह से प्राइस हाई है, क्यों उसकी प्रोडक्शन की प्राइस इतनी ज्यादा हमें मिल रही है। तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती। जब इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं ना किसी कंट्री की, तो वो फिर रियल जीडीपी को लेके आते हैं। रियल जीडीपी से मुराद है एक प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल प्राइस जो द फर्स्ट स्टेज पे रखी गई थी जब प्रोडक्ट बनी थी। तो इन्हीं सारी चीजों को यानी कि रियल जीडीपी पर पर्सन कितना है, इन सब की मेजरमेंट, जितने इसमें इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीज होती है, इन सबको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक इकोनॉमी की मेजर करने के लिए इकोनॉमिस्ट जो है रियल जीडीपी पर पर्सन देखता है। यहाँ पे पर पर्सन का लफ्ज लिखा गया बेटे, पर पर्सन के अलावा पर कैपिटा भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, पर कैपिटा से मुराद है पर हेड। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही टर्मिनोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे आसान लफ्जों के लिए आप लोगों के लिए पर पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कि जीडीपी ग्रोथ को मैयर एक्चुअल कब किया जाता है, क्या साल के वक्फे के साथ, 3 माह के साथ? जैसे जीडीपी अपने जब मैयर करना होता है हम क्वार्टरली करते हैं, यानी कि हर 3 माह के बाद जीडीपी की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है कंट्री के अंदर, और फिर एनुअली उसको देखा जाता है, यानी कि क्वार्टरली और एनुअली उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आए कि हमारी क्या इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये इंटरवल्स के हिसाब से होता है। ठीक है, यूजुअली ये 1 साल के होते हैं, लेकिन मोस्टली इनको 5 इयर्स का कर दिया जाता है, 5 इयर्स का इंटरवल दिया जाता है, या इससे भी ज्यादा इयर्स के हो सकते हैं। इसके अलावा बेटे ग्रोथ रेट जो होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हमारे होते हैं, हर कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। हर कंट्री एक जैसा ग्रो नहीं करता, हर कंट्री एक जैसा डिक्लाइन भी नहीं करता। अब इसकी मिसाल लेंगे कुछ आप ही बुक की मिसालों से, कि सबसे पहले हमारे पास इसमें मिसाल आती है बेटे यूनाइटेड किंगडम की। अब यहाँ पे एक फैमिली आप देखिए कि इस फैमिली के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, ये कंप्लीट फैमिली है, यानी कि पेरेंट्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, और उनके पास एक हेल्दी फूड भी है, और आसपास जो उनको माहौल मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है। देखने के लिहाज से एक आइडियल फैमिली लगती है। ठीक है, एक आइडियल चीज है।
अब यहाँ पे एक स्टैट आपको दी गई है कि 2008 के मुताबिक, ठीक है, 2008 के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में पर पर्सन को एडवांस्ड इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कि ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे एक पूरी फैमिली है और उस हर फैमिली के फर्द को बकायदा तौर पे खाना मिल रहा है और वो तमाम रिश्तों से महरूम भी नहीं है, ठीक है, उसके तमाम रिश्ते भी मौजूद हैं, यानी कि एक लिविंग स्टैंडर्ड उसका मेंटेन्ड है। लेकिन उसके बावजूद उनका जो पर पर्सन जीडीपी है वो $36,000 है और उनकी पॉपुलेशन को एक्सट्रीम पॉवर्टी के साथ एसोसिएट किया जाता है। अच्छा बेटे, यहाँ पे आपकी नॉलेज में ना एक छोटी सी चीज का मैंने इजाफा करना है। पॉवर्टी पॉवर्टी को मेजर करना हो ना, तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, $2 से अगर आपका पर डे में अगर आपका $2 से ज्यादा खर्चा जा रहा है या उसके उससे कम आप खर्च कर रहे हैं ना, $2 से कम, तो फिर आप पुअर है। अगर आप $2 से ज्यादा खर्च कर रहे हैं पर डे पर पर्सन, तो फिर आप अमीर हैं। ये आई थिंक तो हम लोगों ने डिस्कस की थी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये बात, लेकिन इसके अलावा भी मैं डिस्कस कर दूं कि पहले $1 हुआ करता था, लेकिन आजकल की स्टैंड में $2 को अकॉर्ड किया जाता है। तो इस इतनी अच्छी मतलब कि आइडियल इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी होने के बावजूद इसको एक्सट्रीमली पॉवर्टी भी इसमें ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते करते ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में सर्व कर रही है। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने बात आने की नहीं आने। ओके सॉरी। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ की बेटे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखें कि बात हो रही है स्कूल्स की, कहते हैं आपकी जितनी एजुकेशन बढ़ेगी, जितने लोग एफिशिएंट होके निकलेंगे, उतनी आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, आपके माइंड्स ग्रो करेंगे तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब यहाँ पे 91% जो बच्चे हैं दे आर स्कूल एनरोल्ड, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि इनकी पॉपुलेशन में एक्सट्रीम पॉवर्टी पाई जाती है, ठीक है, एज पर देयर जीडीपी। अब इनके लिहाज से जीडीपी इतना 36,000 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनका आइडियल जीडीपी 36,000 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो फिर अगर 36,000 से जीडीपी ज्यादा होगा तो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकल सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये 4 फैक्टर्स मोस्टली देखे जाते हैं कि जीडीपी, पॉपुलेशन में पॉवर्टी कितनी है और एजुकेशन का क्या म्यार है, ये इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और एक प्रोबेबिलिटी लाइफ की देखी जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ सर्वाइविंग, के कितनी एज तक मैक्सिमम लोग सर्वाइव करते हैं। तो इनके यहाँ 65 की एज एक सर्वाइवल एज रखी जाती है कि 65 की एज के बाद या उस एज तक 85% जो है आदमी वो सर्वाइव करते हैं और 91% वुमेन सर्वाइव करती हैं। अब इसका कंपैरिजन करते हैं एक डिफरेंट इकोनॉमी के साथ। अब अगली जो इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है बेटे, ये मिडिल इनकम इकोनॉमी। अब यहाँ पे देखिए ये मेक्सिको की मिसाल ली गई है। मदर, फादर और देयर चिल्ड्रन, ये एक आइडियल फैमिली है। इनके आसपास भी खाने पीने की सारी चीजें मौजूद है, रिश्ते भी मौजूद हैं, लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन्ड है और ये हर खाने की चीजें लेके भी खुश हैं। यानी कि ये खुशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके लिविंग स्टैंडर्ड देखने के लिहाज से अच्छा लगता है कि हाँ भाई इनके लिविंग स्टैंडर्ड इनके कंट्री में अच्छे होंगे, बिकॉज दे आर हैप्पी, ठीक है, फैमिलीज आर हैप्पी, तो फिर उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होने चाहिए। इट मीन कि उनकी इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही है कि उनके हर फैमिली जो उनकी कंट्री में मौजूद फैमिली एक हैप्पी लिविंग स्टैंडर्ड इंजॉय कर रही है। तो अगर देखा जाए और कंपैरिजन किया जाए तो इनका जीडीपी बनता है 14,000। पिछली साइड से मैं कंपैरिजन करती हूँ तो यहाँ पे था यूनाइटेड किंगडम का 36,000। 36,000 पर पर्सन जीडीपी था, यानी कि पर पर्सन जो प्रोडक्शन हो रही है वो $36,000 हो रही है। उसके बावजूद इनको एक पॉपुलेशन को एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी कह दिया गया था कि यहाँ पे पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए मिडिल इनकम की, तो यहाँ पे कहा जाता है कि 14,000 पर पर्सन जो डॉलर है जीडीपी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5% पॉपुलेशन, यानी कि 100 में से 5% पॉपुलेशन पॉवर्टी की शिकार है, बस सिर्फ 5% पॉपुलेशन एक्सट्रीम किस्म की पॉवर्टी को मतलब पॉवर्टी से सफर कर रही है, ज्यादा नहीं। और इवन 5% लोग सिर्फ पुअर हैं, उसके बावजूद इनका स्कूलिंग का क्या म्यार है, इनका रुझान सिर्फ और सिर्फ 71% है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रही होगी, ये ज्यादा बिजनेसेस में इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से ये अपने आप को एक हैप्पी हैप्पी फैमिली कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट इंडिकेटर जो है वो लाइफ का है, ठीक है, लाइफ सर्वाइवल इनके यहाँ कितना है। तो इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ 65 एज को रखा गया है, जिसमें 78% मेन जो है 65 की एज तक सर्वाइव करते हैं, वाइल 86% वुमेन, ठीक है, यानी कि आदमियों से ज्यादा औरतें सर्वाइव करती हैं।
इसके बाद अगर देखा जाए तो अब ये थी एडवांस्ड इकोनॉमी पीछे, ठीक है, ये थी मिडल इकोनॉमी। अब थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है इकोनॉमी की, वो होती है पुअर इकोनॉमी। अब पुअर इकोनॉमी में माली की एग्जांपल ली गई है। ये एक बहुत ही पुअर कंट्री का एक छोटा सा कस्बा है जिसकी एक मिसाल ली गई। अब यहाँ पे देखिए तो एक ये पूरा एक ये फैमिली है, एक कुंबा है, ठीक है ना। इनके पेरेंट्स भी हैं, इधर बच्चे भी हैं, और इनकी जरूरत की जिंदगी यानी कि इनको जो खाने के लिए जरूरी है वो उस किस्म की हर आसाइश इनके घर में मौजूद है। अब यहाँ पे क्या है कि इन पुअर इकोनॉमीज में क्या होता है, पॉवर्टी किसी परसेंटेज के लिहाज से नहीं आती, पॉवर्टी यहाँ पे एक नॉर्म की तरह होती है। यानी कि पॉवर्टी वहाँ का एक कल्चर है, वहाँ पे अमीर होना ही नहीं। कुछ ऐसे इलाके भी हैं हमारे यहाँ, हमारे वर्ल्ड में, जहाँ पे अमीर होने को कुछ समझा ही नहीं जाता। वहाँ पे कहते हैं भाई पॉवर्टी में जिंदगी हमने आंखें खोल ली है तो पॉवर्टी में ही मरना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है कि पर पर्सन $1000, यानी कि एडवांस इकोनॉमी और मिडल इकोनॉमी से कम इनकी जीडीपी पर पर्सन हम लोग को स्टैटिस्टिक्स शो हुई है। होनी तो ज्यादा शो चाहिए थी, लेकिन पर पर्सन कम शो हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये पुअर इकोनॉमी है। अगर बात कीजिए, मैं एक दफा दोबारा से आप लोगों से बेटे ये डिस्कस करती हूँ। देखिए 36,000 इनका जीडीपी ग्रोथ रेट था। उसके लिहाज से ये इकोनॉमी सबसे एक्सट्रीम हाई पे जा रही थी, एडवांस्ड इकोनॉमी बताया गया। जैसे ही 14,000 हुआ उसको मिडल इकोनॉमी कह दिया, सिर्फ जीडीपी की बात कर रही हूँ। जैसे ही 14,000 से और नीचे गया तो उसको एक पुअर इकोनॉमी का नाम दे दिया गया। जबकि अगर देखा जाए, आगे बात की जाए, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी पर कैपिटा तो हो गया, इसके अलावा इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इतनी एडवांस इकोनॉमी होने के बावजूद दे आर इन एक्सट्रीमली पॉवर्टी। ठीक है, मिडिल इकोनॉमी के होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 5% पॉपुलेशन पॉवर्टी का शिकार है। यानी कि कहाँ वो एक एडवांस इकोनॉमी है अपने जीडीपी के लिहाज से, लेकिन फिर भी उनके कंट्री में एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी मौजूद है। और कहाँ ये मिडिल इनकम इकोनॉमी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5% पॉवर्टी का शिकार है, ज्यादा नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये जो पुअर इकोनॉमी है, इनके अपने जीडीपी के लिहाज से सबसे एंड पे आती है इंडेक्स में, उसके बावजूद ये इसमें पॉवर्टी जो है, इनका कल्चर, इनकी नॉर्म है। ये पॉवर्टी में खुश हैं, इनको इससे कोई गरज नहीं कि हम लोग कितने अमीर होंगे, कितने अमीर रह जाएंगे। और इसी पॉवर्टी लीड करती है इनकी स्कूलिंग को। यानी कि जितनी पॉवर्टी होगी, जितना इनका रुझान अपने आप को एडवांस नहीं बनाने में होगा, उतनी उनकी स्कूलिंग की रेट भी कम होगा। तो 29% है। और पॉवर्टी ये प्रोबेबिलिटी देखी जाए लाइफ सर्वाइविंग की, तो इसमें 38% मेन और 42% वुमेन सर्वाइव करती हैं आफ्टर द एज ऑफ 65 या 65 की एज तक। आगे चलते हैं। ये द वैरायटी ऑफ ग्रोथ एक्सपीरियंसेस है। ये जरा कुछ कंट्री आप लोगों को दिए गए, जापान से लेके पाकिस्तान तक, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स है कि किस किस टाइम पीरियड में कौन कौन सी इकोनॉमी कितना कितना बूस्ट करती रही है, ठीक है। रियल जीडीपी पर पर्सन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड रियल जीडीपी पर पर्सन एट द एंड ऑफ द पीरियड। और फिर ये इन दोनों को निकाल के एक आपका जीडीपी ग्रोथ रेट निकाला गया है। ये ग्रोथ रेट कैसे निकलता है इंशाल्लाह ताला ये हमने आगे डिस्कस करना है। ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन हुई हुई है, मतलब इतनी करोड़ों की वैल्यूज होती हैं, उनको लाके सिर्फ हजारों में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके पीछे बेटे वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियसली अपने जीडीपी के चैप्टर में देखे थे कि जब हमने रियल जीडीपी मैयर करना है तो हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, और फिर जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालना है। ये तमाम फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं आपकी कंट्री के इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी मेकर्स। ये दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं इन फॉर्मूलाज को, और इसके जरिए आप लोग की ये फाइनल स्टैटिस्टिक्स निकल के सामने आती है। अब देखा जाए तो इसमें सबसे ऊपर जापान है, ठीक है। और सबसे कम रियल जीडीपी जो है ना इस टाइम पाकिस्तान का चल रहा है, ठीक है, मतलब वो 2006 के हिसाब से। अब देखा जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ जापान और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाहूंगी। यहाँ पे पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। हम चाहें तो अपनी प्रोडक्शन इतनी बढ़ा सकते हैं कि उस प्रोडक्शन के ऊपर जो वैल्यू है, जीडीपी क्या है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। आपकी कंट्री में जितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी कीमत, उनकी वैल्यू। लेकिन जापान में ना ही उनके पास कोई इतना कोई रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज है इतने खास, ना ही उनके कोई मौसम इतने कोई खास है। उसके बावजूद वो क्यों इतना आगे चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है। वो किसी दूसरे लेवल में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर यूनाइटेड किंगडम है। अब यूनाइटेड किंगडम नीचे है, यूनाइटेड स्टेट्स उससे ऊपर है। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट के पास टेक्नोलॉजी ना हो लेकिन लेबर एफिशिएंट हो,
उसके लोग स्किल्ड हो, ठीक है, उनके लोग इतना बेहतरीन काम करते हो कि वो यूनाइटेड किंगडम से भी ऊपर चले जाएं। आप लेबर इकोनॉमी का अगर मुआवजा करो यूएस का और यूके का, तो आपको पता लगेगा कि यूएस में जितने स्किल्ड पर्सन है, यूके में इतने स्किल्ड पर्सन नहीं होंगे। इन्हीं चीजों को हम आगे भी अब देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है आप लोग की नेक्स्ट चीज की, जिसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी एंड इट्स डिटरमिनेंट। अभी तक बात हो रही थी बेटे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जब आपका रियल जीडीपी बढ़ता है, बस सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है कि जब आपका रियल जीडीपी बढ़ता है तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हर कंट्री की वेरी करती है, कोई मिडिल इकोनॉमी हो सकती है, कोई एडवांस इकोनॉमी हो सकती है, कोई पुअर इकोनॉमी हो सकती है। कैसे हो सकती है, उनकी पॉवर्टी लेवल को मेजर किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी एंड इट्स डिटरमिनेंट की। ग्रोथ के साथ प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट क्यों अटैच किया गया, वो इसलिए अटैच किया गया क्योंकि प्रोडक्टिविटी कनेक्टेड है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कनेक्टेड है आपके जीडीपी के साथ, ठीक है जी। अब प्रोडक्टिविटी के बारे में सिंपल पहले जान लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज है। बेटे प्रोडक्टिविटी द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लेबर इनपुट। अब यहाँ पे देखिए, इस वाली लाइन में यूरोप है, इस वाली लाइन में यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि अमेरिका है। अब यहाँ पे 3-4 लेबर लगे हुए हैं, ठीक है। कोई एक लेबर एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वो बाकी 2 लेबर काम ही नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में एक इंसान को इतना स्किल्ड बना दिया गया है कि वो इतने सारे बॉक्स की पैकेजिंग कर सकता है। अब ये बॉक्स पैकेजिंग का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली कंसेप्ट दिखाने का मकसद ये है कि इस बंदे को कंप्यूटर पे वर्क करना भी आता है, इसको मैनुअल वर्क करना भी आता है, इसको लोगों के साथ डील करना भी आता है, यानी कि एक साथ वो 3-4 ड्यूटीज दे सकता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, एक आया है इंसान आया, उसने सिर्फ उसे डाटा एंट्री की जॉब करनी थी, लेकिन उसके साथ उसको ग्राफिक डिजाइनर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एज उसको एज अ डाटा एनालिस्ट भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एज अ रिसर्चर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो डिफरेंट उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो प्रोडक्टिव बेसिकली बेटे रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर कैन प्रोड्यूस फ्रॉम ईच और ऑफ द वर्क। अपने हर घंटे के लिहाज से वो जितने काम करता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में उसने सिर्फ एक गमला लगाया है तो वो प्रोडक्टिव है, नहीं। एक दिन के अगर 24 घंटे वो काम कर रहा है, उस 24 घंटों में अगर उसने 24 गमले लगाए हैं तो ही वो प्रोडक्टिविटी में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट व्हाट यू प्रोड्यूस, बट अबाउट हाउ एफिशिएंटली यू प्रोड्यूस इट। आपने अपने वो वर्किंग आवर्स किस तरह इस्तेमाल किए। अगर आप 24 घंटे 12 घंटे आपने काम करना है, 12 घंटे का काम अगर आप 6 घंटे में कर सकते हो तो दिस इज योर एफिशिएंसी, ठीक है। यही एफिशिएंसी आपकी प्रोडक्टिविटी बन जाएगी। यानी कि उस 6 घंटे के काम आपने 12 घंटे को मिनिमाइज किया 6 घंटे में, इट मीन्स के 12 घंटे में आप काम डबल कर सकते हो, आपने इतनी अवेलेबिलिटी, इतनी एफिशिएंसी है। तो यही एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी हैज सर्ज्ड इन अमेरिका एंड स्लम्प्ड इन यूरोप। अमेरिका में स्किल्ड लेबर आ गया तो इसलिए उनकी जो इकोनॉमी है बूस्ट कर गई, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इट मीन्स के प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हुई। प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हुई, इट मीन्स कि उनकी प्रोड्यूस गुड्स की वैल्यू लगना शुरू हुई मार्केट के अंदर। जैसे ही वैल्यू बढ़ी, उनका जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़ गया। रियल जीडीपी बढ़ा तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको आप रिपीट पे सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की थोड़ी सी और क्लियर होके, कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में है क्या, कैसे एक पर पर्सन की बात की जाती है। अच्छा, a small country like Switzerland with a population of 7 million and real GDP per capita is second in the rank after US. Okay, 1 second, just 1 second. ठीक है जी, अब मैं बात करती हूँ स्विट्जरलैंड की बेटे। अच्छा, स्विट्जरलैंड ना एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जहाँ पे सिर्फ 7 मिलियन पॉपुलेशन काउंट की गई है, ठीक है। 7 मिलियन से मुराद है उनके पास इतना लेबर नहीं है जो कि उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक हो गया। डोर क्लोज कर दे बेटे, क्लोज द डोर। ओके, ठीक है, हम बात कर रहे थे, सॉरी फॉर दिस, ये लिटिल डिस्टर्बेंस आज रहेगी और यू ऑल हैव टू कोऑपरेट विद मी, ठीक है जी। हाँ जी, मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रही थी। जितना ज्यादा लेबर होगा उतनी ज्यादा स्किल्स होंगी, और जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतने ज्यादा आपका काम बढ़ेगा, ठीक है जी। अब स्विट्जरलैंड तो एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री अपनी आबादी के लिहाज से, ठीक है। यानी कि वहां सिर्फ और सिर्फ 7 मिलियन पॉपुलेशन है। अब 7 मिलियन पॉपुलेशन होने के बावजूद
उनका जो जीडीपी, रियल जीडीपी, याद है, रियल जीडीपी पर कैपिटा है बेटे, वो यूएस से सेकंड रैंक कर रहा है। अब यूएस में तो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, वो तो चलो उनका जीडीपी हाई चला गया, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन बाकी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान में इतनी सारी करोड़ों की आवाम है, हमसे ज्यादा कैसे वो आगे चले गए? हमसे ज्यादा वो ऐसे आगे चले गए कि इट हैज नो मिलिट्री पावर, नो कार इंडस्ट्री, नो कंप्यूटर इंडस्ट्री, अमंग मेनी अदर थिंग्स। इट एक्सपोर्ट्स मिल्क, chocolate, drugs, watches, and has large tourism and banking sectors. Swiss are rich because they produce goods and services with high productivity. अब उनके पास ना मिलिट्री पावर है, ना ही उनके पास बड़ी बड़ी कार इंडस्ट्री है, ना ही कोई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है कि उनके पास आईबीएम है, ठीक है, उनके पास कोई इंटेल है, ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं है। लेकिन उनके पास ऐसी चीजें हैं, ऐसी मसनुआत हैं जो तीन चार उन्होंने उनमें एक्सपर्टीज हासिल की हुई है। यानी कि अगर वो मिल्क को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, तो वो प्योर मिल्क भेजते हैं, वो प्रोडक्टिविटी अपनी अच्छी करते हैं, यानी कि अपने पर पर्सन को उन्होंने इन चीजों में इंगेज किया हुआ है कि इस चीज को आपने रिफाइन करके हमारे सामने लेके आना है, इसमें कोई मिलावट नहीं रखनी है। जब एक कंट्री से आपको मिलावट से पाक चीजें मिले तो बेटे हर दफा एक कंट्री वहीं से ले चीजें खरीदने की कोशिश करता है। आप अपने आम मिसाल ले लो, आपके कॉलोनी में दो दुकानें हैं दूध की, ठीक है, एक दुकान पे आप हमेशा दूध लेते हो और एक पे नहीं लेते हो, उसकी कोई वजूहत होंगी यकीनन, कि या तो वो नापतोल में कमी करता होगा या फिर वो क्वालिटी में डिफरेंस होगा, ठीक है, वो एक मिलावट करता होगा, एक बिल्कुल आपको खालिश दूध देता होगा। ठीक हो गया, तो ये वाली चीजें बहुत काउंट होती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब अगर वो मिल्क, चॉकलेट, ड्रग्स वगैरह या वॉचेस वगैरह दे रहे हैं और टूरिज्म और बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उनकी वो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही गुड फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से उनका एक मुआशरे में मुकाम है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। अब प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन कौन करता है? अब स्विट्जरलैंड की तो बात होगी कि भाई ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी लेवल के ऊपर करते हैं। ऐसी कौन सी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट है जो इन सारी एक्सपोर्ट्स को बेहतरीन बनाते हैं? तो बेटे इकोनॉमिस्ट कभी भी इतना सारा डाटा कभी काउंट नहीं करेगा। इकोनॉमिस्ट हमेशा क्या करेगा, छोटी छोटी चीजों में, चंक्स में अपनी इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर लेगा ताकि उसको बहुत सारी चीजें याद रखनी ना पड़े। तो इसी तरीके से उसने कहा कि प्रोडक्टिविटी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 4 डिटर्मिनेंट्स को उठाऊंगा। मैं उन 4 डिटर्मिनेंट्स के ऊपर फोकस करूंगी और देखूंगी कि ये 4 डिटर्मिनेंट्स किधर जा रहे हैं, उनके लिहाज से मैं प्रोडक्टिविटी डिसाइड कर लूंगी कि एक कंट्री की प्रोडक्टिविटी इधर इंप्रूव है या इंप्रूव नहीं हो रही है। तो वो फॉर डिटर्मिनेंट से बेटे सबसे पहले फिजिकल कैपिटल आपका। मैं आगे बताती हूँ कि फिजिकल कैपिटल होता क्या, अभी सिर्फ मैं इनके डिटर्मिनेंट्स के नाम बताऊंगी। सेकंड जो आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। थर्ड आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सारे वो चीजें जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रियल जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगा, रियल जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी। फोर्थ पे आपका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल आप कितने एडवांस हो, ये चीज बहुत काउंट करती है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अब इन सबकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। फिजिकल कैपिटल पहला डिटर्मिनेंट। फिजिकल कैपिटल में बेटे वो चीजें आ जाती है जो कि टेंजिबल हो, जैसे स्टॉक ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी तमाम चीजें जिनसे कोई चीज प्रोड्यूस की जाए, जो कि प्रोडक्शन के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, वो आपका फिजिकल कैपिटल कहलाती है। अब उस पर एग्जांपल ले लें, द मशीनरी, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील मिल्स, पावर प्लांट्स, ये सारे के सारे आपके फिजिकल कैपिटल्स हैं। आपने एक प्लांट लगाया है, पावर प्लांट, वो भी आपका फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल से मुराद है आपकी इन्वेस्टमेंट, और उसको फिजिकल का नाम तब दिया जाएगा अगर वो मशीनरी या कोई आपकी प्रोडक्शन का कोई एसेसरीज है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट है। सेकंड पे टूल्स यूज्ड टू रिपेयर ऑटोमोबाइल्स और टू बिल्ड होम्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, स्कूल्स, टीवी टावर्स, ये जो टावर्स लगे होते हैं जैसे आपके सेलुलर टावर्स हैं, टीवी टावर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके फिजिकल कैपिटल में आती हैं। यानी कि एक कंपनी, अगर चले मोबाइल की कंपनी लेती हूँ, टेलीकॉम कंपनी, अब टेलीकॉम कंपनी के जितने टावर्स होंगे ये तमाम की तमाम उसके फिजिकल कैपिटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल से मुराद है आप लोगों का लेबर। ह्यूमन कैपिटल इज अ टर्म यूज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट टू डिफाइन द नॉलेज एंड स्किल्स दैट द वर्किंग पर्सन इन इकोनॉमी रिक्वायर एक्वायर्ड थ्रू द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ह्यूमन कैपिटल से मुराद है आपके वो लोग जिनकी जो कि एजुकेशनली तौर पे, मतलब कि उनकी एजुकेशन हायर हो, यानी कि वो एफिशिएंट हो अपने दिमाग के लिहाज से, उनका नॉलेज बहुत एक्सपर्टीज वाला हो।
सेकंड, उनके लॉन्गर एंड बेटर एजुकेशन ऑफ द सिटीजन इंक्रीज देयर एबिलिटी टू अंडरटेक कॉम्प्लेक्स टास्क। जितनी उसकी एजुकेशन बेहतर होगी, एजुकेशन बेहतर होने से ये मुराद है कि वो नॉलेज लेके आए हैं, वो नॉलेज बेस्ड लोग हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं। जितने लोग प्रोफेशनल होंगे उतनी आपका एफिशिएंट आपकी चीज रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग लाइव्स एंड फर्म्स। ट्रेनिंग कभी भी आपकी एजुकेशन के दौरान नहीं होती। एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग इंक्लूड हो, ट्रेंड एक पर्सन हो, ठीक है। ट्रेंड पर्सन होगा वो ह्यूमन कैपिटल में आएगा। एक अनपढ़ बंदा आ जाए, उसको कुछ पता नहीं है, ए टू जी उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनना है अपनी इकोनॉमी का, तो यू हैव टू बी क्वालिफाइड, यू हैव टू बी अ ट्रेन्ड पर्सन। अगर आप ट्रेन्ड पर्सन हो, आप क्वालिफाइड हो, तो आप ह्यूमन कैपिटल में काउंट होगे, अदरवाइज आप ह्यूमन कैपिटल में काउंट नहीं होगे, ठीक है। फिर लाइक फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल रेज अ नेशनल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे फिजिकल कैपिटल चीजों को प्रोड्यूस करता है ना, इसी तरह ह्यूमन कैपिटल अपने दिमाग के जरिए चीजों को नया से नया, नई से नई प्रोडक्शन की तरफ लेके जाता है। मशीनों ने सिर्फ वो प्रोड्यूस करना है जो ह्यूमन कैपिटल ने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड नहीं होगा तो फिजिकल कैपिटल की भी कोई वुकत नहीं रहेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल। थर्ड हमारा जो डिटर्मिनेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज। इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। जो चीज नेचर हमें देती है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। उसमें हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स, रिवर्स, मिनरल्स, डिपॉजिट्स, फॉरेस्ट आ जाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कुछ होते हैं रिन्यूएबल और कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल से मुराद है ट्रीज, फॉरेस्ट और हाइड्रो एनर्जी। इनको दोबारा से उगाया जा सकता है, याद रहे, ये दोबारा से इनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, रिन्यूएबल किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो कि एक वक्त आएगा खत्म हो जाएंगे, स्कार रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसमें पेट्रोलियम, कोल आती है और आपकी मिनरल्स आती हैं जो कि एक दफा कुर्रे अर्ज से खत्म हो गई तो फिर वो वहां पे हमें दोबारा नहीं मिलेगी, उनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको फोर्टिफाई किया जा सकता है। फोर्टिफाई से मुराद है उनमें केमिकल्स डाल के उनके जैसी फॉर्म्स बनाई जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हो सकती है। इसकी सादा सी मिसाल लूंगी बेटे, आपके घर में इस्तेमाल अगर एक चिकन है और एक कनौर का चिकन क्यूब है। चिकन क्यूब जो है आपको चिकन का जायका तो देगा लेकिन चिकन नहीं लाके देगा। लेकिन जो चिकन आप मुर्गी बनाते हो वो आपको मुर्गी का टेस्ट भी देगी और मुर्गी की बोटियां खाने को भी आप लोगों को मिलेंगी, ठीक हो गया। तो इस आम सी मिसाल से हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का को एसोसिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हैविंग अ लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी एडवांटेज बट इट डज नॉट लीड ऑटोमेटिकली टू हाई प्रोडक्टिविटी। अब हम पाकिस्तान है, हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई है? नो, ठीक है। लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज होना आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। उन लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है जी। इसके अलावा सम रिच कंट्रीज आर पुअर इन नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज में पुअर है, जैसे जिक्र किया था जापान का, डेनमार्क का, सिंगापुर का। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है लेकिन उसके बावजूद इनकी इकोनॉमीज बहुत टॉप पर जा रही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में तो रिच हम हैं लेकिन हमसे आगे जापान जा रहा है, डेनमार्क जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि सम पुअर कंट्रीज आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ब्राजील, इराक, पर कैपिटा मतलब उनका नेचुरल रिसोर्सेज में इतना हाई है, ठीक है। अब ये क्यों आगे जा रहे हैं ये मैं आगे बताती हूँ। लास्ट हमारी डिटरमिन टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से बेटे मुराद है ऐसा बेस्ट तरीका, ऐसे बेस्ट स्किल्स जो कि आपके पास मौजूद हो, आप किसी चीज को बेहतर तौर पर प्रोड्यूस कर सकते हो। एक मशीनरी आपको पहले एक शर्ट प्रोड्यूस करके देती थी, लेकिन ह्यूमन कैपिटल जैसे ही इंक्रीज हुआ, ह्यूमन कैपिटल से मुराद है लेबर नहीं कि लेबर ही भर्ती करते जाओ, नो, स्किल्ड लेबर यानी कि स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल आया हमारे पास। तो हमारी टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स आई, ठीक है। एक मशीन जहाँ पे एक शर्ट प्रोड्यूस करी थी, अब वो चार चार शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की वजह से आपकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। जितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी प्रोडक्शन की वैल्यूज बढ़ेंगी। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज रिलेटेड टू बट डिफरेंट forms from basic science. A country may be a country may be well advanced in basic science and produce many high tech products but still have low real GDP. अब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वो साइंस में बहुत आगे निकल रही हैं, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी वो उनका लो जीडीपी पर कैपिटा जाएगा। उसकी एग्जांपल लेके सोवियत यूनियन, इंडिया, ठीक है। अब आईटी में कितने हाई हैं? इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके बावजूद
सबसे ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में ही पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग जितने एडवांस होते हैं उतना ही अपना ह्यूमन कैपिटल दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ह्यूमन कैपिटल आपको अपने पास रखना है, दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं करना। लेकिन इंडिया में क्या होता है, उनका ह्यूमन कैपिटल दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो खुद पुअर रह जाते हैं और खुद उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे नहीं बढ़ती है, ना प्रोडक्टिविटी बढ़ती, ना इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ती। फिर प्रोड्यूसिंग गुड्स, वाइन लाइक फ्रांस में, एक्सपेंसिव शूज इन इटली, quality cars in Germany also corresponds to advanced technological knowledge। फ्रांस, इटली और जर्मनी में ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है ना, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी की वजह से है। टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से, बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की वजह से उनका कंट्री जीडीपी में आगे निकल रहा है। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द रिसोर्सेज एक्सपेंडेड टू ट्रांसमिट द टेक्नोलॉजी टू द लेबर फोर्स। बेसिकली ये वही बात है जो मैंने अभी आपको आसान लफ्जों में बताई, ये किताबी अल्फाज में दी गई है कि ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल किया जाता है टू यूज द टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। यानी कि टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिजिकल कैपिटल हो, ये तीनों डिटर्मिनेंट्स बेकार हैं अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है। याद रहे, ह्यूमन कैपिटल लेबर्स की भर्ती होना नहीं है, स्किल्ड लेबर्स की भर्ती होना है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है आपकी कंट्री में, यू हैव नो ह्यूमन कैपिटल। अगर आपके पास स्किल्ड ह्यूमन है, स्किल्ड लेबर्स मौजूद है, तो इट मीन्स यू हैव द ह्यूमन कैपिटल। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी। हमने इसको आगे भी फर्दर इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में भी डिस्कस करना है। तो बेटे आज जो आप मतलब अभी प्रोडक्टिविटी का टॉपिक पूरा नहीं हुआ, ठीक है, ये सिर्फ डिटर्मिनेंट्स थे। इसके डिटर्मिनेंट्स के सिर्फ एक नो हाउ दी थी। ये डिटर्मिनेंट्स अभी हमने अप्लाइड फॉर्म में भी करने हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला उसको हम कल देखेंगे। और इसके अलावा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इससे रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी यानी कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इनहेंस करना है, तो गवर्नमेंट मैक्रो लेवल के ऊपर आके कैसे हेल्प करती है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करती है पॉलिसी मेकर्स को टू मेंटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इंशाल्लाह ताला ये चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और